नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे 10th का चैप्टर नंबर सेकंड बहुपद। बहुपद क्या होता है, इसके क्वेश्चन को आप किस तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं बहुपद क्या होता है। सबसे पहले तो बहुपद में आपको दिख रहा होगा दो पद हैं, एक पद और एक बहु। पद का मतलब होता है कि जो चर और अचर से मिलके बनते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 3x तो ये एक पद है, अगर मैं लिखूं 4y तो ये एक पद है, अगर मैं लिखूं 6z तो ये एक पद है। तो बहुपद मतलब होता है जिसमें दो से ज्यादा पद होते हैं, उन्हें बोला जाता है बहुपद। त्रिपद हो सकते हैं, फिर चार पद हो सकते हैं, पांच पद हो सकते हैं। तो जनरली जिसमें दो से ज्यादा पद हैं उसे हम बहुपद बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले है बहुपद की घात। अगर मैं यहाँ पे कोई बहुपद लिख दूं, जैसे मैंने लिखा 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, ये मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मुझे बताना है कि इस बहुपद की घात क्या होगी, तो बहुपद की घात क्या होती है कि किसी भी बहुपद में जो चर होता है उसकी जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को हम बहुपद की घात बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुपद की घात होगी 3। अगर मैं लिख दूं 2x² प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे बहुपद की घात होगी, जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, तो बहुपद की घात होगी 2। अगर मैं लिख दूं 6x प्लस 1, तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो इसकी जो घात होगी वो 1 होगी, तो इसे बोला जाता है बहुपद की घात। ठीक है, फिर बहुपद बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब हो गया ऐसा बहुपद जिसमें जो चर है उसकी घात 1 होती है, उसे बोला जाता है रैखिक बहुपद। अगर मैं लिख दूं x+1, अगर मैंने लिखा 2x+3, तो इसमें जो आपको दिख रहा होगा x एक चर है और इसकी घात क्योंकि 1 है, तो इसे बोला जाता है रैखिक बहुपद। अगला आपके पास आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है, उसे बोलते हैं द्विघात। देखो, द्विघात मतलब 2 है, घात मतलब पावर। किसी भी चर की अगर जो घात है वो 2 है तो उसे बोला जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात। इसका मतलब हुआ जिसमें बहुपद की घात 3 होगी, उसे बोला जाता है त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो बहुपद की घात है, मतलब जो चर की सबसे बड़ी घात है वो 3 है, तो इसे बोला जाएगा त्रिघात बहुपद। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जब भी कोई बहुपद लिखा जाता है तो उसके उतने ही हल होते हैं जितनी उसकी पावर है या उसकी घात है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमने यहाँ पे बहुपद लिखा हुआ है इसके कितने हल होंगे, तो आप बोलोगे इसके 3 हल होंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे एक बहुपद लिखा हुआ है, इसके कितने हल होंगे, तो आप बोलोगे इसके कितने हल होंगे, 2 हल होंगे। एज इट इज इससे पहले वाले में अगर मैं पूछूं आपसे कि इनमें जैसे पहला वाला है इसके कितने हल होंगे, तो आप बोलोगे क्योंकि इसमें बहुपद की घात 1 है तो इसका सिर्फ 1 हल होगा। तो कभी कभी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि जो बहुपद दिया होता है उसके कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे या कितने शून्यक होंगे जो हम समझेंगे अभी, तो उतने ही होंगे जितनी इसकी पावर होती है। अब मैं आपको बताता हूं ग्राफ में क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नावली 2.1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px है। यहाँ पे आपके पास कुछ आकृतियां, कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, आपको बताना है इनके शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप समझिए शून्यक होते क्या हैं। शून्यक का मतलब हुआ जब मैं किसी भी जो मेरा सॉल्यूशन निकला, जो मेरा हल निकला हुआ है, अगर मैं उसे 0 के बराबर करता हूं और वहां से जो x की वैल्यू आती है उसी को हम उसका शून्यक बोलते हैं। तो शून्यक मतलब जो भी आपने फैक्टर निकाले हैं, गुणनखंड निकाले हैं, जब आप उसके बराबर में 0 करते हो तो वहां से जो x की वैल्यू आती है तो उसे बोला जाता है उसके शून्यक। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा y इक्वल टू पी एक्स है, y बराबर पी एक्स दिया हुआ है, तो आपको बताना शून्यकों की संख्या क्या होगी प्रत्येक स्थिति में। पी एक्स के शून्यकों की संख्या,
px के शून्यकों की संख्या का मतलब है आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो ग्राफ दिया हुआ है अगर वो एक्स एक्सिस को काट रहा है कहीं पे या टच कर रहा है तो वो उसके शून्यक होंगे। जैसे आपको पहले वाले की अगर मैं बात करूं, ये एक्स एक्सिस है और ग्राफ यहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है तो उसके जो शून्यक होंगे वो 0 होंगे। अगर आप सेकंड वाले की बात करो तो यहाँ पे क्योंकि ये ग्राफ है, अब px की बात अगर ये कर रहा है तो आपको ये चेक करना है कि x एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा ये x एक्सिस को यहाँ पे एक जगह टच कर रहा है तो इसमें जो शून्यक होंगे वो 1 होगा। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 तो इसके शून्यक होंगे 3। मतलब ये हुआ कि px का अगर आपको शून्यक निकालना है तो आपको ये चेक करना है कि जो भी ग्राफ दिया हुआ है वो x एक्सिस को कहाँ कहाँ पर काट रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको अगले में दिया हुआ है, यहाँ पे x एक्सिस को 1 और 2 दो जगह काट रहा है तो 2 शून्यक, यहाँ पे 1 2 3 4 जगह काट रहा है तो 4 शून्यक, यहाँ पे 1 2 3 3 जगह काट रहा है तो 3 शून्यक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शून्यक निकालना है। अगर मान लो ये आपसे ये पूछ देता x इक्वल टू पी वाई का बताओ तो फिर आपको ये चेक करना है कि y एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है। तो आपको ये जरूर चेक करना है कि जो आपका चर है वो x एक्स है या y एक्सिस है। अगर y एक्सिस है तो आपको y एक्सिस को चेक करना है कहाँ कहाँ काट रहा है, और अगर x एक्सिस है तो यहाँ पे px दिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तो आगे बात करते हैं। अगर आपके पास किसी बहुपद के शून्यक आपने निकाल लिए हैं और उनके जो गुणांक दिए हैं उनमें संबंध किस प्रकार होता है। जैसे अगर मैं आपसे लिखूं कि माना आपके पास जो बहुपद है वो इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये दिया हुआ है। और अगर आपको निकालने हैं कि बताइए इस बहुपद में जो शून्यक आपने निकाले हैं, अगर मैं आपसे ये मान लूं कि इसके जो शून्यक हैं वो एक अल्फा है और एक बीटा है। शून्यक मतलब इसके जो हल निकले हुए हैं एक अल्फा और एक बीटा है। तो जो शून्यक हैं उनका इन गुणांकों से क्या संबंध होगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले शून्यकों का योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हम इस चैप्टर में पहले एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको इस अध्याय में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो आपने शून्यक निकाले हैं, जो भी आपने शून्यक निकाले हैं आप उन दोनों को जोड़ोगे, वो बराबर किसके आने चाहिए, जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है b, तो ये आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के बराबर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इनका जो गुणनफल होना चाहिए वो कांस्टेंट टर्म जो दिया हुआ है c अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दो संबंध हैं और इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपकी बुक में तो नहीं दिए हुए हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हम इसमें जब हल करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये दोनों प्रॉपर्टीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए जितना दिया हुआ है उसके बेस पे हम प्रश्नावली को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया हुआ है आपके पास प्रश्नावली 2.2 लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले आपको शून्यक निकालने हैं। देखो आपको बड़ा सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं मैं, जो आप हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ध्यान से सुना, जब भी आप किसी बहुपद को सॉल्व कर रहे हो, द्विघात बहुपद को सॉल्व कर रहे हो, हल कर रहे हो, तो सबसे पहले वो इस प्रकार का होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस प्रकार होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो आप पहले उसे इस तरीके से कन्वर्ट करिए। ठीक है, अब जैसा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये ऑलरेडी इस प्रकार दिया हुआ है, पहले एक्स स्क्वायर वाला है फिर एक्स वाला है फिर कॉन्स्टेंट टर्म, ये बिल्कुल सही है। अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे बहुत सारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है कि जैसे जनरली बोला जाता है दो संख्याएं इस प्रकार लेनी है कि जिनका जो हल है योग है वो 2 आना चाहिए और गुणनफल लास्ट वाला आना चाहिए।
अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आपको ऐड करके 2 आना चाहिए या माइनस करके 2 आना चाहिए, कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या करना है इसके लिए, सबसे सिंपल है, आप सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को देखो, कितना है? 8 है। अगर इसका साइन माइनस का है, अगर ये ऋण संख्या है, तो आपको 2 संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिन्हें माइनस करके 2 आए। ये साइन ने आपको कंसिडर करना है, इसे छोड़ दो आप। अगर लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म माइनस में है, तो माइनस करके ये आना चाहिए, मतलब घटा करके 2 आना चाहिए। तो जनरली जो घटा करके आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 2। और जो गुणा करके आना चाहिए वो जो सबसे लास्ट वाली संख्या होगी -8, और जो एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, तो -8 के बराबर आनी चाहिए। ये मतलब हुआ इसका। अगर मान लो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता, तो फिर आप ऐसी 2 संख्याएं ढूंढते जिन्हें ऐड करके, मतलब जोड़ करके 2 आए। तो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि अगर लास्ट में माइनस है तो माइनस करके 2 आना चाहिए, अगर लास्ट में प्लस है तो प्लस करके 2 आना चाहिए। ठीक है, अगर इतना समझ आ गया तो आपको क्या करना है, फिर एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखना है, माइनस जो 2 है इसे छोड़ दो आप ब्रैकेट के अंदर, बस आप एक्स लिख लो और -8 लिख लो। आपको सब कुछ एज इट इज लिखना है, जो 2 है इसे छोड़ देना आपको। और ये 2 की जगह क्या लिखना है, तो आपको वो संख्याएं लिखनी है जो आपने ढूंढनी है। माइनस करके 2 आए और गुणा करके 8 आए, तो कौन सी संख्याएं होती है ऐसी जिन्हें माइनस करके 2 आए और गुणा करके 8 आए? तो 4 और 2, क्योंकि 4 में से 2 गया 2 और 4 दूनी 8। अब आप इसे सॉल्व करो। इसी को हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, मतलब जो मध्य वाला पार्ट है उसे तोड़ना बोलते हैं। इसे सॉल्व कर लीजिए, देखो एक्स स्क्वायर, अब क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ये अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो -4x, क्योंकि x की तो दोनों से गुणा है, फिर ये माइनस माइनस का प्लस 2x, और लास्ट में -8 ऐसे ही बचा। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक पेयर यहाँ से आपको निकालना है कॉमन, और एक यहाँ से निकालना आपको कॉमन। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? x, तो यहाँ बच जाएगा एक x, और यहाँ से क्योंकि x बाहर निकल गया तो केवल 4 आएगा। फिर इन दोनों में से कॉमन निकालना है, और पहली वाला अगर प्लस है तो प्लस कॉमन आता है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस कॉमन आता। अब 2x और 8 में कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 8 के गुणनखंड करोगे तो उसमें 2 भी आता है, तो यहाँ बचेगा x, और -8 के गुणनखंड में से अगर 2 हम निकाल दें, मतलब 8 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना बचा? 4। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये संख्याएं जो यहाँ पे आ रही है वही यहाँ पर भी आनी चाहिए। तो आपको दिखेगा x -4 तो आ गया कॉमन बाहर, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +2। अब क्योंकि मुझे शून्यक निकालने हैं तो बराबर में शून्य करना पड़ेगा, आपको बताया मैंने। तो जब मैं x -4 को शून्य करूंगा तो x की वैल्यू आएगी ये राइट साइड जाके +4, और जब मैं x +2 को 0 करूंगा तो x की वैल्यू आएगी ये प्लस यहाँ जाके -2। तो अब आप अगर ध्यान से देखोगे, इसे हम हटा देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो अल्फा है वो आया, जो अल्फा है वो हमने मान लिया 4, और जो बीटा है उसे मान लिया हमने -2। दिख रहा होगा, ये पहला वाला अल्फा है और दूसरा वाला बीटा है। अब क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी आपको करनी है, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। आपको कहा था मैंने, इसे याद कर लो आप। अल्फा की जगह आप रखोगे जो आपने शून्यक निकाल रखा है 4, प्लस बीटा की जगह जो आपने निकाल रखा -2, बराबर माइनस, अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है 1, कुछ नहीं है तो 1, b की वैल्यू -2 साइन के साथ आप लोगे, तो ये -2 फॉर्मूले का है, और b की वैल्यू -2, और अपॉन में a कितना है जो x के साथ है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1। करो सॉल्व, तो 4 प्लस माइनस का -2 बराबर माइनस माइनस का +2, तो आप देखोगे 4 में से 2 गया, 2 बराबर 2, ये आया आपका बराबर। इसका मतलब है हमारा शून्यक बिल्कुल सही निकला हुआ है। तो ये पहला है जो आपको सत्यता की जांच करनी है। दूसरा होता है अल्फा बीटा इक्वल टू -b/a। तो अगर आप ध्यान से देखोगे अल्फा कितना आया? 4, मतलब जो हमने शून्यक निकाले हैं हमने एक को अल्फा माना दूसरे को बीटा माना। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसको ही अल्फा मानो इसको भी बीटा मानो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे अल्फा मान लो इसे बीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्फा क्योंकि 4 हमने लिया हुआ है तो 4, बीच में गुणा है तो गुणा, बीटा -2,
बराबर माइनस, सॉरी ये बी नहीं होता है, सी होता है, बाई मिस्टेक हो गई, ये सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू क्योंकि सबसे लास्ट वाली होगी तो -8 और ए की वैल्यू 1 है, तो ये आएगा 4 दूनी 8, -8 बराबर -8, ये भी आपके बराबर निकले। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है।